नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जीएस 1 पेपर की। यानी कि देखिएगा, पिछली क्लास में हमने प्रीलिम्स मेंस का एग्जाम जान लिया, सिलेबस जान लिया, कंप्लीट रूप से हमने एनालिसिस कर लिया। आज की क्लास में हम उन चीजों को समझते हैं कि जो जीएस पार्ट 1 जो हमारा है, जीएस पार्ट 1 या जीएस पेपर आप 1 जिसको कहते हैं, तो जीएस पेपर में सिलेबस क्या रहता है, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं और हम कहां से उसकी शुरुआत करने वाले हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है, कहां से कितना पढ़ना है, वो सारी बातें मैं आपको आज की क्लास में खुलकर बात करेंगे जीएस पेपर 1 के बारे में। सबसे पहले तो समझिएगा जीएस पेपर 1 के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा कि जीएस पेपर जो 1 है उसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्ट के अंदर पहला सब्जेक्ट आपका है जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय विरासत और कला संस्कृति। भारतीय विरासत और क्या कहते हैं हम लोग इसको, कला संस्कृति। यानी कि पहला सब्जेक्ट आपका ये हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आपका है विश्व का इतिहास, इसके अंदर हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे विश्व का इतिहास। तीसरा सब्जेक्ट आपका है भारत व विश्व का भूगोल, यानी कि कंप्लीट रूप से अगर मैं बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इसके अंदर। इसके बाद में छोटी जो आपका सब्जेक्ट होता है, छोटा सब्जेक्ट जो आपका है उसको हम कहते हैं समाजशास्त्र, यानी कि सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी की बात करेंगे। तो ये सब्जेक्ट आपके हैं, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से यूनिट हमें पढ़नी है। चलिएगा, तो देखिएगा, सबसे पहले भारतीय विरासत और संस्कृति जो है उसको हम लेते हैं। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है यूपीएससी के जीएस पार्ट 1 में। देखिए, भारतीय विरासत और कला संस्कृति के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम संपूर्ण बात करेंगे। पहली यूनिट आपकी जो है इसमें पढ़ना है आपको भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल और आधुनिक काल तक की कला संस्कृति। यानी कि इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर देखिएगा आपको प्राचीन भी पढ़ने को मिलेगा और इसके साथ में आपको मध्यकालीन और इसके बाद में आपको आधुनिक, यानी कि तीनों समय की जो आपकी कला संस्कृति है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है, उसके बारे में आपको एनालिसिस करना है। इसके बाद में भारतीय संस्कृति पर हम बात करेंगे, जो पहला आपका सब्जेक्ट है। इसके अंदर देखिएगा, यानी कि भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला संस्कृति जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक आपका है जिसमें हम प्राचीन काल की कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका जिसमें मध्यकालीन कला संस्कृति की बात करेंगे और चौथे के अंदर हम आधुनिक काल की कला संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे संपूर्ण रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बाद में आपका दूसरा टॉपिक है, यानी कि जिसको आप यूनिट नंबर 2 कह सकते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी ये हो गई। ठीक है, यूनिट नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या दिया गया है, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलुओं पर हमें चर्चा करनी है, जिसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, भारतीय भाषा और साहित्य के बारे में चर्चा करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा आपका है भारतीय लोक नृत्य, संगीत, नाटक आदि के ऊपर चर्चा करनी है। तीसरा आपका है भारतीय स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करनी है और चौथा आपके भारत में शिक्षा के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से चलिएगा आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, यानी कि जीएस पेपर आपका 2 फर्स्ट जो है उसके अंदर 2 सब्जेक्ट, यानी कि दूसरे नंबर का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपका विश्व का भूगोल है। कौन सा सब्जेक्ट है, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल के अंतर्गत आप लोगों को क्या पढ़ना है, उन टॉपिक्स पर हम बात कर लेते हैं। विश्व के भूगोल के अंदर आप लोगों को विश्व के इतिहास के अंदर जो आप लोगों को पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, देखिएगा, विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास के अंदर जो है 18वीं शताब्दी की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। दूसरा, औद्योगिक क्रांति क्या है और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। विश्व में इसका कितना योगदान रहा है, क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद में तीसरा है विश्व युद्ध। विश्व युद्ध यानी कि जिसके अंदर आपका प्रथम द्वितीय, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इसके बाद में राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हुआ, उनके बारे में चर्चा करनी विश्व स्तर पर। इसके बाद में उपनिवेशवाद की समाप्ति कब हुई, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद में राजनीतिक दर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे, राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था उस समय, किस प्रकार से रहा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक है 7वीं यूनिट जो आपकी है उसमें साम्यवाद और उसके बाद में पूंजीवाद और समाजवाद, यानी कि इनका क्या प्रभाव रहा है इनके ऊपर, तो उनके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करनी है। इसके बाद में अगला यूनिट आपकी है जिसके अंदर समाज पर क्या प्रभाव रहा इन सब घटनाओं के, तो उनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। यानी कि अगर हम बात करें तो विश्व इतिहास के अंदर ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती है। इसके लिए स्रोत की अगर मैं बात करूं तो बुक्स के अंदर अगर आप लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रेजुएशन अगर आपने की होगी तो ग्रेजुएशन के अंदर बीए पार्ट 3rd ईयर जो होता है या लास्ट ईयर जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर विश्व के इतिहास आपने पढ़ा होगा।
एक पेपर आपका विश्व का इतिहास का होता है, उसके अंदर से ये टॉपिक जो है काफी मिलते जुलते हैं, लगभग इसमें से 4 या 5 यूनिट ऐसी है जो सेम टू सेम वहां से कॉपी की गई है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा तीसरा सब्जेक्ट आपका रहा है इसमें विश्व का और भारत का भूगोल। विश्व का और भारत के भूगोल की अगर बात करें तो देखिएगा भारत का भूगोल तो वैसे भी आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाऊंगा उसके अंदर। ठीक है, प्रीलिम्स वाला जो फोल्डर है आपका, जो ग्रुप है, उसके अंदर आप जाकर देखेंगे एप्लीकेशन में, तो आपको पूरी ज्योग्राफी जो है भारत की पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी उसमें मिल जाएगी। इसके बाद में विश्व के भूगोल की हम बात करेंगे, यानी कि विश्व के बारे में। तो देखिएगा विश्व के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। विश्व की भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं हमें चर्चा करनी है, जिसके अंदर आसपास का क्षेत्र, वातावरण कैसा है, कौन सा समुद्र है, कौन सी नहर है, कौन सी नदी है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सी जनजाति निवास करती है, कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन से शहर है, उन सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद में विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, जो कि सबसे मुख्य रूप से हमें किन के बारे में ज्यादा चर्चा करनी है, तो देखिएगा दक्षिणी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हमें सबसे ज्यादा विषयों पर जोर देना है। तो सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया की हम बात करें यानी कि भारत की बात कर रहे हैं, यानी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है या भारत जो है उसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी, यानी कि विश्व की दृष्टि से हमें भारतीय ज्योग्राफी पढ़नी है कि विश्व के अंदर भारत का कितना योगदान है, किस खनिज के अंदर या फिर प्राकृतिक संसाधनों के अंदर, तो उन सारी चीजों को हमें पढ़ना है यहाँ पर। इसके बाद में यूनिट नंबर 3 है, जिसके अंदर हमें विश्व और भारत के विभिन्न भागों का प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र पर भी चर्चा करनी है, और इनके स्थापित यानी कि जो स्थापित करने की जो जिम्मेदारी होती है, इसके जिम्मेदार कारण कौन कौन से होते हैं, मुख्य पहलू क्या क्या है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आप विशेष जानते होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी केवल इनको आपको एक सरसरी निगाहों से देखना है। चलेगा, इसके बाद में देखिएगा भौतिक घटनाएं। भौतिक घटनाएं आपको भारत और विश्व दोनों की पढ़ने को मिलेगी, जिसमें से देखिएगा भौतिक घटनाओं के अंदर आपको भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात इत्यादि के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा भौगोलिक विशेषताओं का जिक्र करना है आपको। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, कहां पर पर्वत है, कहां पर पठार है, कहां पर मैदान है, कहां पर नदी क्षेत्र है, कहां पर समुद्री क्षेत्र है, कहां पर तटीय क्षेत्र है, तो उन सारे की आपको भी चर्चा करनी है। तो इस पर आपको जो है विश्व के और भारत के दोनों के बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद में अगले यूनिट आपकी है 6 नंबर की यूनिट, जो जिसके अंदर आपको वनस्पति एवं प्राणी जगत के परिवर्तन के प्रभाव जो है वो संपूर्ण रूप से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इसके पश्चात आगे चलते हैं, चलिएगा अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका सोशियोलॉजी, यानी कि जिसको हम लोग समाज शास्त्र के नाम से जानते हैं। समाज शास्त्र की अगर अपन बात करें तो देखिएगा समाज शास्त्र के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। समाज शास्त्र का पहला टॉपिक है आपका, जिसको हम कहते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं हैं, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। दूसरा टॉपिक भारत के अंदर विभिन्नता, यानी कि भारत में एकता के साथ में विभिन्नता का आप जिक्र करते हैं, तो वो विभिन्नताएं क्या है, किस प्रकार से है, तो उन पर भी आपको बात करनी है। तीसरा आपको महिलाओं की भूमिका क्या रही है और महिलाओं के संगठन, जनसंख्या से संबंधित मुद्दे जो भी है उनके ऊपर आपको चर्चा करनी चाहिए। और वैसे तो ये जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन इसमें महिला संगठन और जनसंख्या से संबंधित, यानी कि महिला संगठन और महिलाओं की भूमिका क्या रही है, तो उसको जोड़कर इसको सोशियोलॉजी के अंदर जोड़ दिया गया है, तो आपको इसमें सोशियोलॉजी में भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद में देखिएगा सामाजिक सशक्तिकरण और संप्रदायवाद, तो संप्रदायवाद के बारे में भी आपको इसमें चर्चा करनी है। सशक्तिकरण क्या है, नारी सशक्तिकरण क्या होता है, सामाजिकरण क्या होता है, इन सारी चीजों पर बात करनी है। क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्ष से संबंधित मुद्दे जो है उन पर भी हमें विशेष नजर डालनी है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा यूनिट नंबर 5 आपकी जो है उसमें भारतीय समाज का भूमंडलीकरण क्या प्रभाव रहा है, यानी कि भूमि के भूमंडलीकरण के ऊपर जो है भारतीय समाज का किस प्रकार का प्रभाव रहा है, किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो इसकी भी आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं इसी के बारे में। तो देखिएगा ये आपके जो है 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला सब्जेक्ट आपका जिस प्रकार से मैंने बताया कि भारतीय विरासत और संस्कृति, कला संस्कृति के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा विश्व का इतिहास हमें पढ़ना है। तीसरा हमें भारत को विश्व का भूगोल पढ़ना है, और चौथा हमें सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, चलिएगा अब हम कंप्लीट रूप से बात करते हैं कि ये सारी चीजें आपको पढ़नी कैसे हैं, इसके लिए आपको स्रोत क्या होने चाहिए। अगर आपने सुपर गारंटेड बैच ज्वाइन कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंप्लीट जो सिलेबस है, जिस प्रकार से आपको सिलेबस का एनालिसिस करवाया जा रहा है, उसी प्रकार से यूनिट वाइज और जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में 2013 से वर्तमान समय तक जो एग्जाम्स में जो सवाल पूछे गए हैं, वो सवाल भी आपको जो है होमवर्क के रूप में देखने को मिलेंगे।
और उनका आंसर लिखने के लिए मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वो प्रैक्टिस भी आपके लिए रहेगी। प्रीलिम्स एग्जाम में कहां से कितने सवाल रहे हैं वो वेटेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो आपको में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन कर रखे हैं उनके लिए तो, क्योंकि उनको तो कंप्लीट रूप से हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है जिस प्रकार से। तो सबसे पहले हम जीएस पार्ट 1 के अंदर जो है कल से हम क्लासेस शुरुआत करने वाले हैं। एप्लीकेशन में जो क्लासेस शुरुआत होगी वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय विरासत और कला संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले। दूसरा आपका रहेगा विश्व का इतिहास हम पढ़ेंगे। तीसरा आपका विश्व का भूगोल हम पढ़ेंगे और चौथा आपके सोशियोलॉजी। यानी कि चार सब्जेक्ट्स हैं। तो इनको जीएस पार्ट 1 को हम पहले कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर भारतीय विरासत और कला संस्कृति की क्लासेस कल से प्रारंभ कर दी जाएगी एप्लीकेशन पर। लगभग आपको 11 से 11:30 बजे के बीच में आपको एप्लीकेशन पर क्लास अपलोड कर दी जाएगी, आपको वहां पर क्लास मिल जाएगी कंप्लीट रूप से, ठीक है। और एक क्लास आपकी रहेगी जिसके अंदर हम जनरल साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे और एक अन्य सब्जेक्ट है जिसको हम लेकर चलेंगे। यानी कि पर डे आपको 2 क्लासें आपको मिलेगी और 2 क्लासों के साथ में ही आपको जो है होमवर्क भी दिया जाएगा और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए आपको टेस्ट दी जाएगी। वो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पर सारी चीजें शो करेगी, सारी चीजें आपको दिखा दी जाएगी, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय विरासत और कला संस्कृति के बारे में हमें अध्ययन करना है, जो कि हम कल से क्लासेस प्रारंभ करने वाले हैं। अब मैं बात कर रहा हूं उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो वो विद्यार्थी कैसे अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा साथियों, आप लोग बिल्कुल सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी के अंदर भी अगर आपका कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है तो शायद आप गलत डायरेक्शन में हो सकते हो, क्योंकि ये आपका खुद का जो है करियर का सवाल है और आप इसका खुद समझदार है, आप मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि आपकी यूट्यूब के चक्कर में या फिर हवाबाजी के चक्कर में या फिर किसी कोचिंग संस्थान के चक्कर में ये कहने पर कि हम निःशुल्क करवा रहे हैं, तो उनके चक्करों में अगर आप है तो शायद आप गलत डायरेक्शन में हो सकते हैं। अब आप अपने आप का आकलन कर लें, क्योंकि यूपीएससी का संपूर्ण सिलेबस का मैं पूरा जो मेथड है वो मैं खोलकर ला रहा हूं और आप लोगों को मैंने संपूर्ण चीजें समझाई है कि देखो प्रीलिम्स में कैसा होता है, मेंस में क्या क्या चीजें हैं और मेंस के कौन से पेपर में कौन से सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट की यूनिट मैंने बताई है कि कौन सी यूनिट्स है और ये सारी चीजें और भी इसमें बारीकियां हैं जो मुझे आपको बतानी चाहिए थी। लेकिन ये सारी चीजें जो है मतलब उन विद्यार्थियों को हम बता सकते हैं जो विद्यार्थी एप्लीकेशन पर है। देखो मैं निस्वार्थ भावना से आपको कह रहा हूं कि मैं सारी चीजें और सारे कंटेंट जो है फ्री में कोई अवेलेबल नहीं करवा सकता, क्योंकि अवेलेबल कोई नहीं करवा सकता, मैं नहीं बल्कि कोई नहीं करवाता है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इसमें भी जो है मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो है बहुत सारी यूनिट्स मैंने निकाल कर लाई है, जिसमें मैंने आपको मेन चीजें बताई है कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की है। तो ये तो केवल यूनिट्स है, इसके बाद में यूनिट के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करने होंगे और बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। वो चीजों का विश्लेषण हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भारतीय संस्कृति का विश्लेषण करता तो लगभग मेरे को जो है यानी कि 10 से 15 टॉपिक आपको भारतीय संस्कृति के बारे में बताना हो सकता है। इसलिए मैंने इस प्रकार से सिलेबस का विश्लेषण कोई भी खुलकर नहीं करता है। बाकी जो सारे कोचिंग संस्थान वाले हैं या फिर जो भी है तो वो सब लोग क्या करते हैं, यानी कि सिलेबस के साथ में त्रुटि करते हैं और सिलेबस के साथ में त्रुटि करना ही आप सभी के साथ में धोखा होता है, ठीक है। और धोखा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग फ्री कंटेंट के पीछे, यूट्यूब के पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को एक सजेशन देना चाहूंगा जो विद्यार्थी अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर अपने खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप में इतनी क्वालिटी है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ में आप अपने आप को देखिए, अपने आप को आंकिए, आप किस स्तर पर। उसके बाद में आप आपके सिलेबस को एनालिसिस कीजिए। सिलेबस का कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद में यानी कि यूट्यूब, गूगल, यहाँ से सिलेबस एनालिसिस मत करिए, आपको सिलेबस एनालिसिस करना है राजपत्र से, यानी कि यूपीएससी का सिलेबस जो जारी होता है उससे आप सिलेबस का एनालिसिस कीजिए। उसके पश्चात आप लोग जो है अपने आप को देखिए, यानी कि वहां पर भी आपको केवल यूनिट्स भी पता नहीं चलेगी, वहां पर आपको सब्जेक्ट बताए जाएंगे और सब्जेक्ट के मेन पॉइंट्स डाल दिए जाते हैं। बाकी सारी चीजें खुलकर नहीं दी गई है, वो खुलकर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लगभग अगर आप सिलेबस का एनालिसिस करते हैं और कंप्लीट रूप से आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो लगभग 4 साल या 5 साल का समय आपको लगेगा, तब जाकर आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि क्या पढ़ना था और क्या नहीं पढ़ना था। अन्यथा आप लोग क्या करते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस देख लेते हैं और कई विद्यार्थी तो ऐसे सिलेबस भी नहीं देखते हैं और उससे पहले क्या करते थे, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और तैयारी इस प्रकार से करते हैं कि वो सारी जो चीजें काम की है, यानी कि कोई कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें अनइम्पोर्टेंट है, तो वो अनइम्पोर्टेंट चीजों को भी ज्यादा समय देते चले जाते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन में मतलब जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन कर रखे हैं या फिर जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों से मैं एक गुजारिश करता हूं कि आप उन्हीं चीजों को पढ़ें जो आपके लिए उपयोगी है, अनर्थ चीजों को आप ना पढ़ें, ठीक है।
तो जो बैच ज्वाइन कर रखे हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए फिर मैं एक प्लानिंग के साथ में सुपर गारंटेड बैच वापस शायद लेकर आऊंगा, और शायद हो सकता है कि 1 अगस्त को आप लोगों को मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, अगर इस प्रकार का बैच वापस बन पाया या फिर लेकर आ पाया। कंपनी वालों ने अगर मुझे छूट देते हैं 50 बच्चों की और, तो मैं शायद लेकर आऊंगा। अन्यथा जो 50 विद्यार्थियों का जो एडमिशन हुआ है उन विद्यार्थियों को आराम से आप लोग पढ़ाई करें, और आपको अनर्थ चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो चीजें आपको बताई जा रही है, जो क्लास आपको दी जा रही है, उस सिलेबस को आप आराम से पढ़ते चलें। उसके बाद में आपका सारा डाटा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप मेंस या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप कब पेपर देंगे, कब टेस्ट देंगे, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। उससे पहले आपको हाथ पैर नहीं मारना है, हाथ पैर मारकर आपकी एनर्जी जो है उसको वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। चलो, तो फिर आज की क्लास में जीएस पार्ट 1 के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त की है कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से इसका सिलेबस होता है, क्या विशेष सूची होती है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी जीएस पेपर 2 के बारे में। यूपीएससी जीएस पेपर 2 के अंदर क्या सिलेबस है, क्या विशेष सूची रखी गई है, क्या यूनिट्स है, तो वो सारी चीजें कंप्लीट है। ये जो आपको एप्लीकेशन पर जो आपको ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा, जहां पर आपको कंटेंट दिए जाते हैं, और कंटेंट के बाद में आपको पीडीएफ जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको ये सारी चीजें कंप्लीट अपलोड कर दी जाएगी। आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन नहीं कर रखे हैं वो विद्यार्थी भी जो आपके जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, महिंद्रा एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, और सुपर गारंटेड बैच में आप एप्लीकेशन में जाकर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, और वहां से आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और बैच वैसे ऑफ कर दिया गया है क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी जो थे वो पहले ही जुड़ चुके थे। इनमें से 1-2 विद्यार्थियों की सीट खाली है। वो विद्यार्थी अगर नहीं आते हैं, 3-4 विद्यार्थियों की सीट खाली है अभी तक, और 4 विद्यार्थियों की सीट इसलिए खाली है क्योंकि उनकी फीस जो है मैंने जमा कराई है मेरी तरफ से, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि सर हमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए और उन विद्यार्थियों की फीस मैंने जमा कराई है। अगर